विद्यार्थी, ये भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पूर्व में माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं। उसके पश्चात माल्थस ने जो अपने आर्थिक विचार दिए हैं, वैसे उसका सबसे महत्वपूर्ण विचार जनसंख्या संबंधी सिद्धांत ही माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उसने बहुत से क्षेत्रों में अपने विचार दिए हैं जो आगे चल करके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे और उन्होंने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो हम सबसे पहले लेते हैं माल्थस का लगान संबंधी सिद्धांत, या उसके लगान के संबंध में उसके क्या विचार थे। माल्थस ने अपना संपूर्ण ध्यान जो है वो वैसे तो जनसंख्या के सिद्धांत पर ही केंद्रित किया था, पर उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट, में लगान के संबंध में जो विचार दिए वे आगे चल करके जो है कई सिद्धांतों, लगान संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रेरणा स्रोत बने और रिकार्डो के लगान सिद्धांत से भी श्रेष्ठ हैं। लगान के संबंध में माल्थस अपनी पुस्तक में लिखता है कि लगान प्रकृति की उदारता के कारण कृषि से प्राप्त होने वाला अतिरेक है। उसने स्मिथ, जेबीसे तथा सिस्मोंडी के उस कथन का खंडन किया कि लगान एकाधिकार का मूल्य है ना। जो अर्थशास्त्री थे, स्मिथ है, से है, सिस्मोंडी है, वो ये मानते थे कि लगान एकाधिकार का मूल्य है, जबकि इसने कहा कि नहीं, यह तो प्रकृति की उदारता के कारण कृषि से प्राप्त होने वाला अतिरेक या बचत है। माल्थस कहता है कि भूमि की उपज से प्राप्त होने वाली कीमत और उसकी उत्पादन लागत का अंतर ही लगान है, यानी कीमत और उत्पादन लागत के बीच का जो अंतर है वो लगान कहलाएगा। लगान तब बढ़ता है जब अनाज का मूल्य बढ़ता है अथवा उसकी उत्पादन लागत गिरती है, या तो उत्पादन लागत घट जाए या फिर कीमत बढ़ जाए, तो दोनों ही स्थिति में लगान बढ़ सकता है। माल्थस के अनुसार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे अनाज की भी मांग बढ़ती है, इससे अनाज के मूल्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोगों के द्वारा घटिया भूमि पर भी कृषि की जाने लगती है। अनाज की कीमत बढ़ जाने के कारण अब लोगों को घटिया भूमि की अपेक्षा उत्तम भूमि से अतिरेक प्राप्त होने लगता है, यानी जो तय होती है कीमत वो घटिया भूमि पर जो लागत आती है उससे तय होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ भूमि होती है उस पर सरप्लस प्राप्त होता है, और इसी सरप्लस को माल्थस ने लगान कहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे खेती में अधिक पूंजी लगाई जाती है वैसे वैसे कुल उत्पादन बढ़ता है, परंतु उसकी वृद्धि की दर कम होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो नई भूमियों पर खेती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अप्रत्यक्ष रूप से माल्थस ने यह बताया कि खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, यानी एक समय के बाद उत्पत्ति घटना प्रारंभ हो जाती है। भूमियों या भूमि की उर्वरा शक्ति में अंतर होने के कारण कुछ भूखंड उत्पादन लागत की तुलना में अधिक उपज देते हैं। हम भी देखते हैं कुछ खेत बहुत अच्छी ज़्यादा उपज देते हैं, कुछ खेत कम उपज देते हैं, और जो खेत ज़्यादा उपज देते हैं यही सरप्लस या अतिरेक लगान होता है। वह यह भी कहता है कि भूमि की उपज अपनी विशेषता के कारण जनसंख्या में वृद्धि करके अपनी मांग को स्वयं बढ़ा लेती है। तो रिकार्डो के विपरीत माल्थस ये मानता था कि समाज और भूस्वामियों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, है ना। माल्थस ने लगान को एकाधिकारी भुगतान से अलग माना है, और इससे अलग मानने के जो माल्थस ने कारण बताए हैं उसमें है कि भूमि में एक ऐसी शक्ति होती है जो उत्पादन लागत से अधिक उपज पैदा करती है। यह शक्ति लगान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, किंतु इसका एकाधिकारी लाभ से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा, भूमि की उपज अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेती है। और तीसरा, उपजाऊ भूमि की कमी के कारण लगान उत्पन्न होता है, एकाधिकारी शक्ति के कारण नहीं होता है। तो माल्थस लगान के संबंध में रिकार्डो के समान स्पष्ट विचारों को नहीं दे पाया है, फिर भी उसके विचार स्मिथ और रिकार्डो के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। उसने स्मिथ के लगान सिद्धांत की आलोचना करते हुए रिकार्डो के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, क्योंकि रिकार्डो का भी ऐसा मानना है कि जो लगान है वो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, भूमि पर प्राप्त होने वाला। लगान के संबंध में माल्थस के विचार रिकार्डो से भिन्न अवश्य हैं, परंतु उसके विचारों को एक सीमा तक रिकार्डो के लगान सिद्धांत का पूर्वाभास समझा जा सकता है। उसके पश्चात जो उसने सिद्धांत दिया अति उत्पादन के संबंध में, अति उत्पादन के संबंध में जो है माल्थस ने जो विचार दिया वो भी आगे चल करके जो है प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत सिद्धांत का रूप ले सका, है ना। उसने सबसे पहले, यानी माल्थस ने सबसे पहले परंपरागत विचारधारा पर ही चोट की थी।
क्योंकि उसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की कल्पना नहीं की गई थी। परंपरावादियों का, जैसे जेबीसे आदि का, ऐसा मानना था कि अति उत्पादन होता ही नहीं है ना, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। ये जेबीसे का एक कोटेशन है। तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि अति उत्पादन होता ही नहीं है, उत्पादन उतना ही होता है जितनी समाज में आवश्यकता होती है। उसका जो अति उत्पादन का सिद्धांत है वो प्रचलित प्रतिष्ठित विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। प्रतिष्ठित विचारधारा जेबीसे के बाजार के नियम में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड को सिद्ध करने का प्रयास किया था। उनके इस विचार से यह मान लिया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन नहीं होगा और नई बेरोजगारी होगी। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मजदूरी और ब्याज दरों में कटौती करके अति उत्पादन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जेबीसे का मानना था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, विशेष करके जेबीसे की मान्यता के विरोध में माल्थस ने न्यून उपभोग का सिद्धांत, है ना, अंडर कंजप्शन थ्योरी दिया। माल्थस के इसी सिद्धांत ने 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए आधार प्रस्तुत किया था। केन्स ने माल्थस को रोजगार के आधुनिक सिद्धांत का ओजस्वी प्रेरणा माना है। वह लिखता है कि यदि रिकार्डो के बजाय माल्थस ही वह वृक्ष होता जिसमें कि 19वीं शताब्दी का अर्थशास्त्र निकला था, तो विश्व आज अधिक बुद्धिमान एवं संपन्न होता। माल्थस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एवं रिकार्डो के साथ हुए पत्र व्यवहार में यह समझाने का प्रयास किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वयं को समायोजित करने वाला नहीं होता है। माल्थस ने स्वयं अपनी आंखों से इंग्लैंड तथा यूरोप के अनेक देशों में अमीरियों के बीच गरीबी, अधिक उत्पादन के बीच मंदी और बेरोजगारी को देखा था। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर माल्थस ने अति उत्पादन के सिद्धांत को दिया था। उसने अति उत्पादन के कुछ कारण बताए थे, जिसमें पहला ये था कि व्यक्ति अपनी आय को या तो उपभोग पर खर्च करता है या बचा कर रखता है। यानी हम आय को या तो खर्च करते हैं या बचाते हैं। आय वृद्धि के साथ साथ बचत में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय वृद्धि की तुलना में उपभोग कम अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका उपभोग उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, यानी उसकी बचत बढ़ती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अव्यवस्थाएं बढ़ती है और बचतों की मात्रा पर ही विनियोग निर्भर करता है। दोनों ही मिलकर के वास्तविक मांग पैदा करते हैं। विनियोग वृद्धि के परिणाम स्वरूप अति उत्पादन की संभावना बढ़ती है। तो माल्थस ये कहता है कि जब देश में खुशहाली आती है तो लोगों की आय बढ़ती है। यह आय असमान रूप से बढ़ती है। कुछ धनी लोगों के पास बहुत अधिक बचतें हो जाती है। बचत बढ़ जाने से विनियोग तथा उत्पादन बढ़ता है। दूसरी ओर श्रमिकों व निर्धनों की आय में उतनी वृद्धि नहीं होती है, जिससे उनका उपभोग बढ़े। परिणाम यह होता है कि वस्तुएं अनबिकी रह जाती है और अति उत्पादन एवं बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए माल्थस ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का सुझाव दिया था। हालांकि उसके जीवन काल में उनके सुझावों को कोई मान्यता नहीं मिली थी, किंतु बाद में केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने इस सुझाव पर रोजगार के सिद्धांत की रचना कर डाली थी। केन्स माल्थस से अत्यधिक प्रभावित था। माल्थस के विचारों के बारे में उसे कहना पड़ा था कि यदि उसने जनसंख्या समस्या पर कुछ भी न लिखा होता तो भी व्यापार चक्र के सिद्धांत में उसके इस योगदान ने अर्थशास्त्र में उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया होता। माल्थस ने अति उत्पादन की संभावना से बचने के लिए समर्थ मांग, जिसे केन्स ने बाद में प्रभावपूर्ण मांग कहा, ऊंचा उठाने का सुझाव दिया था। इसके लिए वह अनुत्पादक व्यय में वृद्धि करके मांग को बढ़ाने का सुझाव देता है। माल्थस कहता है कि बड़ी उत्पादन शक्ति वाले देशों के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह अनुत्पादक उपभोक्ता हों। माल्थस अनावश्यक पूंजी संचय को अनुत्पादक उपभोग में कमी करने वाला साधन मानता था। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि बचत और उपभोग में उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने लगान सिद्धांत और अति उत्पादन के सिद्धांत के माध्यम से रिकार्डो के लगान सिद्धांत से कुछ श्रेष्ठता भी उसने बताई और अति उत्पादन के द्वारा का सिद्धांत देकर करके उसने केन्स जैसे अर्थशास्त्री को जनरल थ्योरी लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार से माल्थस के जो आर्थिक विचार हैं वो जनसंख्या संबंधी विचार, लगान संबंधी विचार और अति उत्पादन संबंधी विचारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कि माल्थस का अर्थशास्त्र के प्रति क्या योगदान है ना। सबसे पहला तो है कि वो एक वैज्ञानिक विचारक था। उसने जनसंख्या व अति उत्पादन के सिद्धांत इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। जनसंख्या के संबंध में माल्थस के पूर्व भी अनेक विचार दिए गए थे,
परंतु माल्थस ही एक ऐसा वैज्ञानिक विचारक था जिसने अंकशास्त्र की सहायता से सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। उसी की प्रेरणा से जनसंख्या की समस्या पर अधिक अनुसंधान किए गए। उसने अर्थशास्त्र में गतिशीलता का तत्व सम्मिलित किया। माल्थस ही वह प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने सबसे पहले अति उत्पादन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके विचारों को बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, टॉजिंग, एली, पैटन आदि ने बहुत आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा है। फिर है कि वह अर्थशास्त्र का सह-संस्थापक था। उसने अनेक ऐसे मौलिक सिद्धांतों की रचना की है जो आगे चलकर प्रतिष्ठित संप्रदाय की आधारशिला बने। उसी के विचारों पर रिकार्डो का लगान सिद्धांत और मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत आधारित है। फिर आगमन विधि का संस्थापक, जो आगमन विधि हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन भी आगमन विधि की सहायता से किया था। इस विधि को बाद में जर्मन ऐतिहासिक संप्रदाय द्वारा अपनाया गया और इस प्रकार से माल्थस को ऐतिहासिक आंदोलन का अग्रणी भी कहा जा सकता है। उसने देश विदेश का भ्रमण करके जनसंख्या संबंधी जिन आंकड़ों का संग्रह किया था, उन आंकड़ों का प्रयोग करके वह सत्यता के बहुत अधिक निकट पहुंच गया था। अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली के आधार पर कई आर्थिक नियमों की रचना की थी, लेकिन वे नियम सत्यता से कोसों दूर थे, जबकि माल्थस का जो निष्कर्ष थे वो सत्यता के काफी करीब थे। जनसंख्या विज्ञान का संस्थापक है ना, प्रोफेसर हेने कहते हैं कि माल्थस ने जनसंख्या की समस्या को एक निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया था जिसने उसके महत्व को स्थायी बना दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि माल्थस को जनसंख्या विज्ञान है ना, साइंस ऑफ डेमोग्राफी का संस्थापक स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्पादन और वितरण के समस्त आर्थिक सिद्धांतों पर उसकी पुस्तक का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। माल्थस के विचारों के प्रभाव के कारण जनसंख्या विज्ञान समाज विज्ञान की एक पृथक एवं महत्वपूर्ण शाखा बन पाया। नेक्स्ट फिर है कि वो सामाजिक कानूनों का जन्मदाता था। माल्थस को अनेक सामाजिक कानूनों का जन्मदाता माना जाता है। जनसंख्या के संबंध में उसने जो विचार व्यक्त किए थे उनमें उसने अकाल मृत्यु, बीमारी, गरीबी, अभाव आदि बातों का समावेश किया है। उसकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर इंग्लैंड में 1824 में नया निर्धन कानून पारित हुआ था। जेम्स बोनार के अनुसार सर्वप्रथम माल्थस ने मानव जीवन के संबंध में 3 विचार प्रस्तुत किए थे: मृत्यु दर में कमी, निर्धनों के लिए ऊंचा जीवन स्तर और शिशुओं की अकाल मृत्यु से रक्षा, यानी शिशु मृत्यु दर में कमी। तो माल्थस मानवीय जीवन में मितव्ययता का समर्थक था। तो इस प्रकार के उसके विचारों के कारण ब्रिटेन जैसे राष्ट्र ने कानून बनाया। डार्विन पर प्रभाव, विकास का जो सिद्धांत है को खोजने में चार्ल्स डार्विन को माल्थस ने बहुत ही प्रभावित किया था। डार्विन अपने प्राकृतिक छांट के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को माल्थस के सिद्धांत का ही प्रतिरूप मानता था। फिर केंज की प्रेरणा का स्रोत रहा माल्थस। माल्थस के विचारों से केंज इतना प्रभावित हुआ कि माल्थस के समकालिक अर्थशास्त्री विशेषकर रिकार्डो अनेक स्थानों पर माल्थस से सहमत नहीं था। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण माल्थस की अति उत्पादन की भविष्यवाणी सन 1929 में सिद्ध हुई, जिसे हम तीसा की मंदी के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात है ना, पूरे विश्व में भयंकर मंदी छा गई थी और उस समय अति उत्पादन की जो भविष्यवाणी थी माल्थस की वो सत्य साबित हुई। उसके अति उत्पादन तथा प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांतों से जॉन मेनार्ड केन्स इतना प्रभावित था कि उसने उसके विचारों के आधार पर जनरल थ्योरी पुस्तक की रचना कर डाली। अंत में केंज को माल्थस का आभार प्रकट करते हुए कहना पड़ा था कि यदि रिकार्डो के बजाय माल्थस ही वह वृक्ष होता जिसने 19वीं शताब्दी का अर्थशास्त्र निकला था, तो विश्व आज अधिक बुद्धिमान एवं संपन्न होता। नेक्स्ट, अति आशावाद का विरोधी। समूचा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र आशावाद पर टिका हुआ था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रोजगार सिद्धांत इसी अति आशावाद के कारण अंत में असफल हो गया। यही नहीं, उन्होंने कभी भी अति जनसंख्या व अति उत्पादन की चिंता नहीं की है। माल्थस अपने साथियों के इन विचारों से सहमत नहीं था। उसने स्वयं अपने पिता के आशावाद पर चोट की। कुछ लोगों का मत है कि उसका जनसंख्या का सिद्धांत स्मिथ के आशावाद का प्रत्युत्तर था। इस प्रकार से माल्थस के निराशावाद ने अति आशावाद के खतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेम्स बोनार का तो यहाँ तक कहना था कि उसकी पुस्तक का शीर्षक एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी ऑफ नेशंस होना चाहिए था। तो संभवतः माल्थस
कि महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उसे सर्वप्रथम राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं इतिहास का आचार्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। माल्थस के जीवन काल में ही उस पर एक नहीं अनेक आरोप लगाए गए थे। उसे निराशावादी एवं कट्टरतावादी की संज्ञा दी गई, परंतु उसकी जितनी ही अधिक आलोचना की गई, उसके विचारों में उतना ही अधिक निखार आता गया और आज भी माल्थस के विचारों को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। माल्थस ने आगे चल करके नव माल्थसवाद को जन्म दिया, है ना। नव माल्थसवाद का जन्म माल्थस के जनसंख्या संबंधी विचारों के प्रत्युत्तर में ही हुआ था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या खाद्यान्नों की तुलना में अधिक बढ़ती है। जब जनसंख्या व खाद्यान्नों का सहसंबंध भंग हो जाता है तब प्राकृतिक प्रकोप जैसे बीमारी, महामारी, भूखमरी, बेरोजगारी के द्वारा जनसंख्या रोकी जा सकती है। प्रकृति स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा करती है। माल्थस ने इसे प्राकृतिक अवरोध कहा है। जब इन प्राकृतिक अवरोधों से जनसंख्या का संहार होता है तब इससे मानव समाज हाहाकार कर उठता है, जैसा कि आज कोरोना की स्थिति में हो रहा है, और उसे असहनीय पीड़ा होती है। तो माल्थस ने सुझाव दिया था कि प्राकृतिक कष्टों से बचने के लिए, है ना, उसे स्वैच्छिक उपायों से जनसंख्या की रोकथाम करनी चाहिए, और स्वैच्छिक उपायों को उसने प्रतिबंधात्मक अवरोध कहा था। प्रतिबंधक अवरोधों के अंतर्गत संयम, ब्रह्मचर्य, धर्म का पालन, देर से विवाह करना आदि आते हैं। जहाँ तक जनसंख्या की बाढ़ रोकने के लिए कृत्रिम उपायों जैसे गर्भपात, नसबंदी आदि उपायों का प्रश्न है, उसके बारे में माल्थस नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे साधनों को न अपनाने की सलाह देता है। तो इस प्रकार से माल्थस ने अनेक जो विचार प्रस्तुत किए, अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए, वो आगे चल करके अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में नींव के रूप में कार्य किया।